हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा था, फिर वहाँ पे एल्डर सी आ जाता है और वो सेवंथ एल्डर कह रहा होता है, देखो एल्डर सी, तुम जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे सिर्फ एंसेस्टर ही रहते हैं और तुम इस पीक पे काफ़ी सालों से रह रहे हो, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एल्डर सी कहते हैं, आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम मुझे साफ साफ बताओ। फिर वो एल्डर कह रहा होता है, देखो तुम यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हो बट तुम उस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ पे रह सको, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह को मेरे को दे दो और तुम बड़ी ही शांति से यहाँ से चले जाओ। उसकी ऐसी बातें सुन के एल्डर सी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में क्या करता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे इस जगह से हटा के खुद यहाँ पे रह सकते हो? फिर उसका डिसाइपल कह रहा होता है, हाँ मेरे मास्टर, तुम्हें बड़ी आसानी से यहाँ से हटा के खुद यहाँ पे रह सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बट आज मास्टर को फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने डिसाइपल को भेजो, हम उनसे ही फाइट करके तय कर लेंगे कि कौन ही जगह पे रहने वाला है। फिर उसका मास्टर कहता है, हाँ हम दोनों ही एल्डर है और हमारे ऊपर सेक्ट में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सिर्फ डिसाइपल को ट्रेनिंग देते हैं, इसीलिए आज हमें ना फाइट करके तुम डिसाइपल से फाइट करवानी चाहिए, इसीलिए तुम अपने डिसाइपल को भेज दो, उनमें से जो मैच को जीतेगा फिर उसी के बाद ही वो इस पीक पे रहने के लायक है। फिर एल्डर सी कह रहा था, नहीं मैं इस चीज़ को रिफ्यूज़ करता हूँ। सेवंथ एल्डर कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारे डिसाइपल बड़ी आसानी से हार जाएंगे? फिर एल्डर सी कह रहा होता है, देखो मैं इतना भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे डिसाइपल ने 3 साल पहले ही कल्टिवेशन करना शुरू कर लिया था और मेरे जो डिसाइपल है उन्होंने अभी अभी कल्टिवेशन करना शुरू किया है, मैंने तो उनको अभी कुछ सिखाया नहीं। क्या तुम्हें सच में मैं इतना बेवकूफ़ दिखता हूँ कि मैं तुम्हारे डिसाइपल के साथ अपने डिसाइपल को फाइट करने दूंगा? और फिर वो सेवंथ एल्डर कह रहा होता है, देखो एल्डर सी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने कब एडमिशन लिया, यहाँ पे बस स्ट्रेंथ ही मैटर करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें तुम्हारे डिसाइपल के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि तुम्हारे डिसाइपल इस मैच को जीत पाएंगे? फिर एल्डर सी कह रहा होता है, देखो चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने डिसाइपल के साथ तुम्हारे डिसाइपल से फाइट करने नहीं दूंगा, इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर उसका मोटा वाला डिसाइपल कह रहा होता है, देखो एल्डर सी, मेरे मास्टर तो तुमसे बड़ी प्यार से बात कर रहे हैं, तुम्हें अपने डिसाइपल को भेजना चाहिए हमसे फाइट करने के लिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुम इस प्लेस से चले जाओ क्योंकि तुम इस जगह पे रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। उसका साथ देते हुए उसके जो साथी होते वो भी कहते हैं, हाँ एल्डर सी, तुम इस जगह से चले जाओ, तुम इस जगह पे रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और फिर वो मोटा वाला डिसाइपल कह रहा होता है, तुम सेंट जॉन सेक्ट में काफ़ी लंबे समय से हो, तुम इमोर्टल कल्टीवेशन को करने की ट्राई कर बट तुम कुछ भी उखाड़ नहीं पाए और जो तुम्हारे डिसाइपल है मुझे यकीन है वे तुम्हारे जैसे ही होंगे, एकदम कचड़े कहीं के। और ये बात बोल के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आती है, वह आवाज़ कह रही होती है, क्या तुम्हें सच में हम इतने ज़्यादा कचड़े दिखते हैं? जैसे ही वो मोटा पीछे देखते हैं हमें दिखा जाता है, वहाँ पे बाइमो आ जाता है। बाइमो आते ही उस मोटे के मुंह के ऊपर एक लात मार के उसको नीचे गिरा देता है। बाइमो कह रहा होता है, मास्टर हम दोनों सेफली वापस आ चुके हैं और हमने काफ़ी कल्टीवेशन में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया हुआ है। एल्डर सी उन दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हो, वाओ तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी कुछ सीख चुके हो। फिर वो सेवंथ एल्डर कह रहा होता है, तो यह है तुम्हारे डिसाइपल, ये कितने ज़्यादा बेकार है, इसने मेरे डिसाइपल के ऊपर स्नीक अटैक किया, इसका तो एक मतलब है कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो। और फिर बाइमो उसकी ओर देखता है और उसे कह रहा था, ठीक है मैं तुझसे फाइट करूंगा, आजा। और बाइमो वांगटेंग से कह रहा था, सीनियर ब्रदर वांगटेंग, मैं इस मोटे डिसाइपल को संभालूंगा और बाकी के जो दोनों डिसाइपल उसको तुम संभाल लेना, मुझे यकीन है तुम बड़ी आसानी से इन दोनों के हरा दो कि वैसे भी तुम ग्रेट फैमिली से बिलोंग करते हो। वांगटेंग उसकी बात सुन के उसे कुछ नहीं कहता है, वह अपने कंधे से उसका हाथ हटा देता है। और फिर वो मोटा डिसाइपल कह रहा होता है, वांगटेंग मैंने तेरे बारे में सुना है, मैंने ये सुना है कि तू रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो ठीक है फिर मैं तेरे को एक बहुत अच्छा लेसन सिखाऊंगा आज। और वह आगे खड़ा होकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट जैसे ही वो खड़ा होता है बाइमो उसके पास आता है और एक रैप्टर मार के फिर से उसे नीचे गिरा देता है। वो मोटा डिसाइपल कहता है, तू कमीने कहीं के, तू कमीने, तूने फिर से मेरे ऊपर स्नेक अटैक किया, तेरी हिम्मत है तो मुझसे सामने से आके वार करना। और फिर बाइमो कह रहा था, वांगटेंग तुम इस कचड़े को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे संभालूंगा और बाकी के जो दोनों डिसाइपल है मैं तुम पे उसे छोड़ता हूँ। ये बात सुन के वो सेवंथ एल्डर कह रहा था, आखिर तुम दोनों क्या करे, तुम जल्दी जाओ और जाके इसके ऊपर अटैक करो। और फिर वो जो मोटा वाला डिसाइपल वो बाइमो से कह रहा होता है, आज मैं तुझे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तुझे जरूर रीपे करने वाला हूँ जो तूने मेरी इतनी डिसरिस्पेक्ट की है। और वह बाइमो की ओर एक पंच मारता है बट बाइमो बड़ी आसानी से उसके पंच को अपने हाथों से रोक लेता और कहता है, क्या बस इतना ही, तेरे पास बस इतनी ही पावर थी, मुझे लगा तो कुछ तो पावरफुल होगा। वो मोटा डिसाइपल कह रहा होता है,
आखिर तू कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मैं अभी एक्सट्रीम स्टेज के फर्स्ट लेवल पे हूँ, बट फिर भी तूने मेरे पंच को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। और फिर बाइमो कह रहा था क्या तू अभी एक्सट्रीम स्टेज के फर्स्ट लेवल पे है और तुझे ऐसा लगता है कि तू मेरे मास्टर को बड़ी आसानी से हरा देगा और उनके प्लेस को ले लेगा। ठीक है, फिर आज मैं तेरे को बहुत अच्छा लेसन सिखाऊंगा, ये लेसन तू हमेशा याद रखियो। और वह उसी मोटे का हाथ को मोड़ने लगता है। फिर उसके उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल से किक मारता है जिससे वो मोटा बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है वांग टैंग की ओर, जहाँ पे वांग टैंग की तरफ से वही दोनों डिसाइपल उसको अटैक कर देते हैं। वांग टैंग बड़ी मुश्किल से उनको अटैक को बच जाता है और फिर उनमें से एक डिसाइपल कह रहा होता है तो तेरे पास थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू हम दोनों से ये बोले कि हम दोनों एक साथ मिलकर अटैक करें। अब जब हम मिलकर अटैक कर रहे हैं तो फिर तू हमारे अटैक को ढंग से डॉज क्यों नहीं कर पा रहा। वांग टैंग कहता है अरे एक मिनट तो रुक जा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं तुम दोनों के साथ फाइट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है बाइमो की ओर, जहाँ पे उस मोटे को सर को जमीन में बार बार मारे जा रहा होता है। कह रहा था क्या हुआ मोटे, तूने अभी तक हार नहीं मानी, चल मोटे अब हार भी मान ले, तेरे पास मुझसे जीतने का कोई चांस ही नहीं है। वो मोटा कह रहा होता है ठीक है, अरे ठीक है मेरे को छोड़ दो, मैं हार मानता हूँ। फिर हमें उसी डिसाइपल को दिखाया जाता है, वो वांग टैंग से कह रहा था तुमने अभी कल्टीवेशन करना शुरू किया और तुम इतनी जल्दी एक्सट्रीम स्टेज के 5th लेवल पे जा चुके हो, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। बट हम दोनों बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पे है, तुम हम दोनों को इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे, हम दोनों तुम्हें अकेले को बड़ी आसानी से हरा देंगे। और फिर उसका साथी क्या था, आखिर तू इससे बकवास क्या कर रहा है, जल्दी से इसे बात करना छोड़ और इसके ऊपर अटैक कर। और फिर वो दोनों वांग टैंग की ओर अटैक कर देता है। वांग टैंग भी उनके अटैक से बचे जा रहा था। फिर एक डिसाइपल वांग टैंग के पास आके उसको अटैक कर देता है, लेकिन वांग टैंग उसके अटैक से बच के उसी के सर पे एक पावरफुल सी किक मारता है जिससे वो दूर गिर जाता है। फिर अचानक से दूसरा साथी वांग टैंग के पीछे आ जाता है और आने के बाद वांग टैंग की छाती पे एक पंच मारता है जिससे वांग टैंग दूर चला जाता है। और वो डिसाइपल कह रहा होता है तो तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है कि तुम हमसे इतनी देर तक फाइट कर पा रहे हो, अगर तुझे कुछ और ज़्यादा समय मिला तो मैं यकीन से कह सकता हूँ तू हमारे सेंजोन सेक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो सकता है, तू बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। बट ये कितनी ज़्यादा अफसोस की बात है कि तू अभी हमसे कमज़ोर है, आज हम दोनों तुझे पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और तुझे क्रिपल कर देंगे। और फिर उसी के सामने बाइमो आ जाता है। बाइमो ने उसी डिसाइपल को यानी कि मोटे वाले डिसाइपल को उनके सामने फेंक दिया होता है। वो दोनों कह रहे होते हैं अरे जूनियर ब्रदर तुम्हें क्या हुआ, तुम इससे कैसे हार गए। बाइमो उनसे कह रहा होता है तुम्हारे ये डिसाइपल तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, ये तो बड़ी आसानी से मेरे हाथों से हार गया। जूनियर ब्रदर वांग टैंग अभी के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं और बाकी ये दोनों डिसाइपल आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इन दोनों डिसाइपल को बड़ी आसानी से हरा दूंगा। वो दोनों डिसाइपल कह रहे होते अरे आ जाना, कौन सुनते तुझसे डरता है, जब वांग टैंग हमारे सामने टिक नहीं पाया तो तुझे लगता है कि तू हमारे सामने टिक पाएगा। और बाइमो वहाँ पे अपने ड्रैगन स्क्रिप्चर की पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी बॉडी से ब्लू कलर का ड्रैगन बाहर निकलने लगता है। उस ब्लू कलर के ड्रैगन को देख के उसका एक डिसाइपल कह रहा होता है ये तो ट्रू ड्रैगन किंग की बॉडी, आखिर ट्रू ड्रैगन किंग की बॉडी ये हो भी कैसे सकती है। और बाइमो अचानक से उनके पास आके उन दोनों को एक एक पंच मार के गिरा देता है और कह रहा था सच में वीक, बहुत ही ज़्यादा वीक, ये तो इतने ज़्यादा कमज़ोर है कि मेरे एक पंच को भी ढंग से संभाल नहीं पाए, मुझे लगा ये कुछ ज़्यादा पावरफुल होंगे बट ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदे हैं। उनमें से एक डिसाइपल कह रहा तू कमीने है, तू रुक अभी मैं तेरे को बताता हूँ। बट वो जैसे कुछ कह पाता है वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल होता है। और बाइमो वांग टैंग से कह रहा होता है जूनियर ब्रदर वांग टैंग ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे यकीन है कि तुम इन दोनों को संभाल लोगे, बाकी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाकी के इन दोनों को तुम संभाल लेना। वांग टैंग को बाइमो की बात सुन के उसको गुस्सा आ रहा था, वो क्या होता है ये साला कमीना है, ये बार बार मेरे को जूनियर क्यों कह रहा है। और एल्डर सी उसको देख के क्या होता है मेरे डिसाइपल तुम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो जैसा कि मैं अपने डिसाइपल से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और वो बाइमो को देख के कहता है बाइमो तुम तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, तुम इतनी जल्दी बॉडी एक्सट्रीम स्टेज के ये परफेक्शन लेवल पे जा चुके। और वो डिसाइपल कहने लगता है क्या ये एक्सट्रीम स्टेज के परफेक्शन लेवल पे जा चुका है, इसीलिए तो मैं सोचूं मैं इससे हार क्यों पा रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ फर्स्ट लेवल पे हूँ और ये परफेक्शन लेवल पे जा चुका है, इसीलिए यह हमसे जीत पाए, नहीं तो हम इसे बड़ी आसानी से हरा देते। वो 7th एल्डर कह रहा होता आखिर तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो, मैं 3 सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट मैं फिर भी इसके 6th लेवल पे अटका पड़ा हूँ, मैं आज तक कभी इसके परफेक्शन लेवल पे जा नहीं पाया, आखिर ये तुम्हारे न्यूली डिसाइपल कैसे इसके परफेक्शन लेवल पे जा चुके।
और वो सेवंथ एल्डर अपने डिसाइपल के साथ वहाँ से जाने लगता है। फिर एल्डर सी कह रहा था 1 मिनट रुको, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है ये तुम्हारे लिए कोई घूमने की जगह जब अपनी मर्जी से आओ जा सकते हो और अपनी मर्जी से यहाँ पे आ सकते हो? वो सेवंथ एल्डर पीछे देखते और कह रहा था क्या हुआ एल्डर सी, क्या आप तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? भूलो मत कि तुम बस ऑर्डिनरी एल्डर और मैं तुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। बट एल्डर सी उसकी बात सुनता नहीं, वह अचानक से आके उसको एक पंच मारता है जिससे एल्डर सेवंथ एल्डर बहुत ही ज़्यादा दूर गिर जाता है। उसके सभी डिसाइपल अपने मास्टर के पास आता है, कहता है मास्टर आप तो ठीक हो, ये सेवंथ एल्डर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसने इतना पावरफुल पंच आपको कैसे मार दिया? वो सेवंथ एल्डर कह रहा होता है एल्डर सी तुम इतने पावरफुल कब से हो गए? तुमने अपने ट्रू स्ट्रेंथ मुझे कभी शो क्यों नहीं की? फिर एल्डर सी कह रहा होता है मैं तो हमेशा से इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, बस मैंने अभी ट्रू स्ट्रेंथ तुम्हें कभी शो ही नहीं की क्योंकि तुम उसके लायक भी नहीं थे। और फिर वो सेवंथ एल्डर अपने डिसाइपल के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर एल्डर सी अपने डिसाइपल से कह रहे होते तुम दोनों ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है, स्पेशली बाइमो, तुम एक ही दिन में एक्सट्रीम स्टेज के परफेक्शन लेवल पे जा चुके हो। अगर हम तुम्हें कंपेयर करें सेंट जॉन सेक के फाउंडर से, तुम उनकी तरह ही सेम हो, वह भी एक ही दिन में सिर्फ इसके परफेक्शन लेवल पे जा चुके थे। और फिर बाइमो कह रहे थे मास्टर क्या मेरे को डिवाइन ब्रिज यानी कि नेक्स्ट रिलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहिए? एल्डर सी कह रहा था नहीं, अभी तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी सिर्फ बॉडी टेम्परिंग रिलम पर रह के कल्टिवेट करके अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। हो सकता है कि तुम्हारे लिए किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी तुम्हारा आगे इंतजार कर रही हो। फिर वांग टैंग कहता है क्या अपॉर्चुनिटी? कहीं ऐसा तो नहीं वो अपॉर्चुनिटी 50 साल में होने वाली किंगलिंग सीक्रेट रिलम है? फिर एल्डर सी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं किंगलिंग सीक्रेट रिलम की बात कर रहा हूँ। वह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलम है और उसे हमारा सेक्ट मैनेज करता है। वह सीक्रेट रिलम हर 50 साल में एक बार ओपन होता है, उसके अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनकी जो कल्टीवेशन लेवल बॉडी टेम्परिंग रिलम पर होती है। और उसके अंदर काउंटलेस अर्थ एंड हेवन के ट्रेजर है, स्पेशली वहाँ पे किंगलिंग डिवाइन ब्रिज है। वो किंगलिंग डिवाइन ब्रिज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बाइमो कहता है क्या किंगलिंग डिवाइन ब्रिज? एल्डर क्या आप मेरे को इसके बारे में बता सकते हो? मैंने आज से पहले इसके बारे में कभी सुना नहीं है। और फिर एल्डर सी बताते हुए कह रहे होते हैं ये एंशिएंट टाइम की बात है, इसके रिलेटेड काफ़ी सारी कहानी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो किंगलिंग डिवाइन ब्रिज ये किंगलिंग सुप्रीम द्वारा छोड़ा गया था। फिर बाइमो कह रहा होता है मास्टर आपके कहने का ये मतलब है कि उस डिवाइन ब्रिज को किसी ने क्रिएट किया था? ये तो सुनने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, आप इसके बारे में और भी ज़्यादा बताइए। फिर एल्डर सी बताते हुए कह रहे होते देखो हम अभी जिस तरह कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं वह एंशिएंट टाइम में सेम नहीं थी। एंशिएंट टाइम की कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थी। उस समय एक पर्सन सामने आया, उस पर्सन का नाम किंगलिंग सुप्रीम था, वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, उसने एक डिवाइन ब्रिज को क्रिएट किया। वह डिवाइन ब्रिज कुछ नहीं पर एक कल्टीवेशन मेथड था। वह कल्टीवेशन मेथड सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के जो रिलम वाले कल्टीवेटर वही लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इफेक्टिव था। धीरे धीरे सभी लोगों को उसके बारे में पता चलने लगा और सभी लोग उसको कल्टीवेट करने लगे। उस लेजेंड ने अपने मरने से पहले उस कल्टीवेशन मेथड को अपने जूनियर के लिए छोड़ के चला गया। फिर वांग टैंग कह रहे थे अच्छा तो ये बात सच है, मेरे को ऐसा लगता था कि किंगलिंग सुप्रीम एम्परर वो तो बस एक कहानी है क्योंकि मैं इसे सबसे सुना करता था। फिर एल्डर सी कहता हाँ ये पूरी तरह सच है। किंगलिंग सुप्रीम एम्परर जब वह मरने वाले थे तो उनके मरने से पहले वहाँ पे किंगलिंग सीक्रेट रिलम तैयार हो गया और उन्होंने अपने डिसअपियर होने से पहले उन्होंने अपनी डिवाइन ब्रिज को वहाँ पे छोड़ दिया। हाउएवर काफ़ी लंबा समय हो गया, आज तक कोई पर्सन सामने नहीं आया जिसने उस डिवाइन ब्रिज को ऑब्टेन कर पाया। वांग टैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है वाह मास्टर ये कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग बात है, मुझे बताइए हम यहाँ से कब निकलने वाले हैं? फिर एल्डर सी कह रहा होता है तुम्हें अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो जाने वाले हैं, बाकी के सेक्ट एंड अदर होली लैंड भी है, उनके जो डिसाइपल है वो भी अंदर जाने वाले हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन आने वाले, इसीलिए तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और तुम अब मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ डिफेंस के आइटम लेके आऊँगा। और फिर हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वांग टैंग एंड बाइमो एल्डर सी के प्लेस में जाके कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। वह लगातार 3 दिन से कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे एल्डर सी आ जाते हैं, फिर उन दोनों का ध्यान पीछे जाता है, वो कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि एल्डर सी भी यहाँ पे आ चुके हैं। एल्डर सी के हाथ में एक स्वॉर्ड होते, वो कह रही होती है तो ये स्वॉर्ड अभी पुरानी नहीं हुई, ये स्वॉर्ड अभी भी पहले जैसी है। और जैसी एल्डर सी उस स्वॉर्ड को हवा में उठाते हैं उस स्वॉर्ड से बहुत ही ज़्यादा थंडर एनर्जी रिलीज होने लगती है। वांग टैंग उस स्वॉर्ड को देख के कह रहा होता है ये तो थंडर स्वॉर्ड है, ये तो सीक्रेट ग्रेड की वेपन है। और एल्डर सी कह रहे थे तो मुझे बताओ इस स्वॉर्ड का तुम दोनों के बारे में क्या ख्याल है?
और वांग टैंग उस स्वॉर्ड के बारे में कह रहा होता है ये स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, मेरी रॉयल फैमिली के पास सिर्फ ऐसे 2 ही स्वॉर्ड है, मैं हमेशा से सपना देखता था कि मेरे पास ऐसा स्वॉर्ड हो, ऐसा लगता है कि आज ये स्वॉर्ड मुझे मिलने वाली है। एल्डर सी ये स्वॉर्ड जरूर मेरे को ही देंगे। फिर एल्डर सी कहते हैं ये स्वॉर्ड मेरी पर्सनल स्वॉर्ड है, जब मैं यंग था तो मैं इस स्वॉर्ड को यूज करता था, मैंने इस स्वॉर्ड की हेल्प से काउंटलेंस एनिमी को डिफीट किया है, लेकिन जब मैंने इमोर्टल फिजिक्स को मास्टर करने के राह पे चल गया तो फिर ये स्वॉर्ड मेरे किसी काम नहीं की और मैंने इस स्वॉर्ड को अंडरग्राउंड में गाड़ दिया और ये स्वॉर्ड उसी जगह पे रही जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायर थी। ये डे बाई डे अर्थ एंड हेवन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहे, जिससे कि आज ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको ये लॉन्ग वीडियो कैसी लगी? अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह लॉन्ग वीडियो को अपलोड करूँ तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक कमेंट और एक लाइक कर देना है, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग चाहते हो कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।